हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ निधि पाराशर। और बेटा, जैसा आप लोग जानते हैं, ये हमारी पीपीएस की लेक्चर सीरीज है जिसमें कि आज हम लेक्चर नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो हम पीपीएस की यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। और यूनिट 1 में जो बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है, कंप्यूटर में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपस में किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, इसके बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया लेक्चर नंबर 1 में लिया था। तो उसी चीज को आगे प्रोसीड करते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है थोड़ी सी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आज लेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर क्यों कहते हैं, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है हमारे कंप्यूटर में, और साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ हम इसके ऊपर जो एकेटीयू में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले मैं जनरली अगर हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर जो हमारा है उसके ब्लॉक डायग्राम को आप एक साइड कर दीजिए। हम कंप्यूटर को हमेशा दो चीजों के कॉम्बिनेशन के रूप में देखते हैं। जैसे हम हमेशा समझते हैं कि कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना। कंप्यूटर में दो चीजें हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? वो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स जो आपको बाहर से नजर आते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर में, अगर आप किसी डेस्कटॉप सिस्टम के ऊपर बैठे हैं तो आपको कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर का जो कैबिनेट है वो, उसके अंदर बहुत सारी सर्किटरीज, वो सारी चीजें जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब सारी सर्किटरी जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर बेसिकली, कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर को अपने आप से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं आता। आपको क्या करना है, जिस भी प्रॉब्लम को आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कंप्यूटर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो आप उसको कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से कंप्यूटर से कराने के लिए बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिख देंगे, और फिर उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जब आप कंप्यूटर को देंगे तो कंप्यूटर उन्हें समझ के उसके हिसाब से, जैसे आपने उसे कहा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग करके उसका आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन या वो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जिन इंस्ट्रक्शन को वो लाइन बाय लाइन फॉलो करता है और उनको प्रोसेस करने के बाद जो हमें वो रिजल्ट देता है, वो जितनी भी चीजें हैं, वो सारी प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स का, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या हुआ? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। और सॉफ्टवेयर क्या हुआ कि हम जब किसी कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए देते हैं तो देखो, जब भी हम कोई बात करते हैं, यहां से देखते हैं। सपोज मैं आपसे कहूं कि मैं एक सिंपल कंप्यूटर की बात कर रही हूं, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? सबसे बेसिक यूनिट जो है प्रोग्राम की, वो है इंस्ट्रक्शन। मतलब मुझे अगर कंप्यूटर को कोई कमांड देनी है कि डू दिस, तो मैं क्या करूंगी? एक इंस्ट्रक्शन टाइप करूंगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ऐड ए एंड बी। मान लीजिए ये कोई इंस्ट्रक्शन है कि जिसमें ए और बी दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कीजिए। अब इसी तरह इसके पहले कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी, और मान लीजिए इसके बाद कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी। तो इन सब कुछ इंस्ट्रक्शंस का कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जो साथ में मिलके एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करती हैं, इंटर रिलेटेड हैं, उन सारे इंस्ट्रक्शंस का जो ग्रुप होता है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। तो मैं क्या करेंगे कि अगर मैंने कुछ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप किया तो इस ग्रुप को हम कहते हैं एक प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या है? ये वो यूनिट है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन बंडल है, हमने कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने इसको एग्जीक्यूट किया और हमें रिजल्ट दे दिया। तो इसी तरह मल्टीपल प्रोग्राम्स अगर हम देखें कि एक प्रोग्राम ये है, फिर कोई दूसरा प्रोग्राम है प्रोग्राम 2, सपोज दिस इज प्रोग्राम 1, कोई तीसरा प्रोग्राम है प्रोग्राम 3। तो इस तरह मल्टीपल प्रोग्राम्स का जब हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप करके हम प्रोग्राम बनाते हैं, और डिफरेंट प्रोग्राम्स को ग्रुप करके हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। तो दो सॉफ्टवेयर आर एक्चुअली एग्जीक्यूटेड ऑन द मशीन्स। ओके, तो देखिए सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं आपके पास। एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है बेटा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनकी क्या यूटिलिटी है। देखिए, जब भी हम किसी कंप्यूटर की बात करते हैं तो आप ये सोचिए कि कंप्यूटर एक मशीन है जो हार्डवेयर से मिलके बनी है। जो भी काम हम कंप्यूटर से करवाएंगे, एक्चुअली कंप्यूटर का हार्डवेयर वो काम हमें करके देता है। ठीक है, तो अगर हम इस जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे हमने कहा कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर होता है, मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर हम यूजर्स हैं जो कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं, तो किस तरह ये लेयर्स डिजाइन होती हैं, सबसे पहले हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो देखिए, सबसे लोअर लेवल पर कौन सी यूनिट है? हार्डवेयर, जो एक्चुअली काम करता है। अगर हम किसी कंप्यूटर की बात करें तो लोएस्ट लेवल पर, सबसे नीचे के लेवल पर कौन सी लेयर है? हार्डवेयर। जो एक्चुअली आपका कंप्यूटर काम करता है वो काम कौन करता है? हार्डवेयर करता है। ठीक बात है। अब हार्डवेयर के ऊपर क्या चीज है? हार्डवेयर के ऊपर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है। अभी हम एक एक करके समझेंगे। हार्डवेयर सबसे कोर यूनिट है जो एक्चुअली सारा काम करती है। हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कराने के लिए, मतलब हार्डवेयर से बात करने के लिए कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आफ्टर सिस्टम सॉफ्टवेयर वी डील विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। और फिर सबसे ऊपर बाहर वाले लेयर पर कौन एग्जिस्ट करता है? यूजर्स। वो यूजर्स जो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब हमें ये बात समझनी है कि इतने डिफरेंट लेयर्स का क्या मतलब है। देखिए बेटा, जब आप एक कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं तो जो एंड यूजर है, यानी कि हम जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमें कंप्यूटर को यूज करने के लिए क्या हम डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात कर सकते हैं? क्या हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम किसके थ्रू इंटरैक्ट करते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। जैसे सपोज आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आपने खोला, और उस वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने कुछ टाइपिंग करनी स्टार्ट कर दी, है ना? तो अब जब आप उस जितना भी काम आप कर रहे हैं, आप कौन से सॉफ्टवेयर पर कर रहे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो बेसिकली एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपके वीडियो गेम्स हो गए, है ना, वीडियो प्लेयर्स हो गए, मीडिया प्लेयर्स हो गए, या वेब ब्राउजर्स हो गए, जो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। हर काम को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टीज होती है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है। वहां से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को लेके अपने सिस्टम पे आप इंस्टॉल कर लेते हैं। जब आपको उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, है ना? तो यूजर डायरेक्टली किस पर काम करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। मुझे अपने सिस्टम में अगर कोई वीडियो प्ले करना है तो मैं मीडिया प्लेयर पे जाऊंगी, मीडिया प्लेयर पे जाके मैंने किसी पर्टिकुलर वीडियो को प्ले कर लिया, तो हम किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता, वो डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? एक ऐसी इंडिपेंडेंट यूनिट जो आपके सारे हार्डवेयर को मैनेज करती है, आपके कंप्यूटर के सारे फंक्शनैलिटीज को मैनेज करती है, डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर को किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती हार्डवेयर से मैनेज कराने के लिए। अगर हार्डवेयर से कोई काम कराना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर से बात करता है। तो अभी तक हमने क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी कि हम 4 लेयर पर काम करते हैं। सबसे छोटी लेयर पर हार्डवेयर, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर से कौन इंटरेक्ट कर रहा है डायरेक्टली? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और फिर उसके सबसे ऊपर वाली लेयर में जो है हम यूजर्स हैं, यूजर जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इन सब में अलग अलग क्या डिफरेंस है। देखिए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स which is used to control various operations of computer. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम, देखिए अगर कोई चीज हम सॉफ्टवेयर किसी को कह रहे हैं तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैंने भी कहा कि जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं।
तो वो सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर के अलग अलग वेरियस मेजर ऑपरेशंस को मैनेज करता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बताओ बेटा जरा, कंप्यूटर के मेजर ऑपरेशंस क्या हैं? जैसे कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करना, कंप्यूटर के प्रोसेसर को मैनेज करना, कंप्यूटर में जितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करना, या कंप्यूटर के अंदर जो डेटा आपने फाइल्स की फॉर्म में स्टोर किया है उन फाइल्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना। तो बेसिक कंप्यूटर के जो मेन रिसोर्सेज हैं उनके सारे ऑपरेशंस किस तरह से कंट्रोल किए जाएंगे, ये सारी चीजें मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। जब हमेशा याद रखिए, जब आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर में, जब आपको कंप्यूटर मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल और द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैपेंस टू बी एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल कॉमन बेसिक एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, जो दिस इज रिटन ओवर हियर। अब जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो आप हमेशा देखते हैं जैसे ही आपने ऑन किया आपको एक डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देती है ना? वो डेस्कटॉप स्क्रीन क्या है? उसके ऊपर कुछ आइकन्स होते हैं। आप अगर माउस यूज कर रहे हैं तो माउस का पॉइंटर उसके ऊपर आ जाता है। तो बेसिकली आप अगर कंप्यूटर से इंटरैक्ट करेंगे तो आपके मतलब यूजर के और कंप्यूटर के बीच में एक ऐसा इंटरफेस जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर पाते हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम क्या कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर एंड द एप्लीकेशन। हम जब यूजर जो है, जब हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट करेंगे तो एक वो इंटरफेस जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, वो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है बेटा, तो अब देखिए अगले टाइप का, ये तो हुआ आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर नहीं है जो सिस्टम के ऑपरेशंस को या कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करें। ये किस लिए है कि नीड बेस्ड कुछ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए आपने थर्ड पार्टी से कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिए हैं या कुछ एप्लीकेशंस ली हैं और उन एप्लीकेशंस को आपने बाद में अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया। जैसे कि वेब ब्राउजर हो गया, वर्ड एप्लीकेशंस हो गई, डिफरेंट टाइप के गेम्स हो गए जो अपने सिस्टम में आप जो इंस्टॉल कर लेते हैं, तो जो एक पर्टिकुलर काम को करने में आपकी हेल्प करते हैं, उन सबको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनका सिस्टम की फंक्शनिंग से कोई मतलब नहीं है। आपको अगर वो पर्टिकुलर काम कैरी आउट कराना है तो आप उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यूजर जब भी काम करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से काम करता है ना? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल काम कौन करेगा? हार्डवेयर करेगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरकनेक्ट नहीं कर सकता। उसे किसकी हेल्प चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प चाहिए। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए यहां देख लेते हैं एक बार। पहले 2-3 साल पहले तक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता था, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता था, तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। चलिए देखिए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो मैंने अभी बात कही वो सारी चीजें इस टेबल में एक एक करके फॉर्मेटेड है। मैं बहुत क्विकली इसका ओवरव्यू आपको देती हूँ। क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूजर यूज करता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसा कि अभी हमने समझा था। अब यूजर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बैकग्राउंड में काम करता है, वो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है, यूजर के साथ कनेक्ट डायरेक्टली नहीं करता। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली यूजर के साथ इंटरेक्शन में होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का डायरेक्ट इंटरेक्शन यूजर से नहीं होता। अब देखिए, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या किसी के ऊपर काम डिपेंडेंट कर रहा है? क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर को कोई काम कराने के लिए किसी और चीज की जरूरत है? नहीं, वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरकनेक्ट करके अपना काम करा सकता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर कुछ कराना है तो उसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाना पड़ेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाने के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम जो है वो हार्डवेयर करके देता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस भी आप उसे कह सकते हैं। चलिए, तो अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनके एग्जांपल्स क्या हुए? कंपाइलर, असेंबलर, डीबगर, ड्राइवर, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसे बेटा ये बेसिकली, या आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो
द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या बेसिकली ये कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर क्या होते हैं? कंपाइलर क्या होता है अभी वैसे हम इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। बेटे ये देखो, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम इस सब्जेक्ट में सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ठीक है? तो सी प्रोग्रामिंग में जब हम सी प्रोग्रामिंग का यूज करके इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हम उस प्रोग्राम को कंप्यूटर को देंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। अब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो है बाइनरी लैंग्वेज, है ना? हम जो प्रोग्राम देंगे वो बाइनरी लैंग्वेज में तो होगा नहीं भाई, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन 0101 की फॉर्म में दें। तो हमने क्या किया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स को यूज करके इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन किया, उनको ग्रुप कर दिया और एक प्रोग्राम की फॉर्म में हमने कंप्यूटर को दे दिया कि भाई आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए और हमें रिजल्ट बता दीजिए। लेकिन कंप्यूटर को तो वो प्रोग्राम समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, है ना? तो अब यहां पर क्या बात हुई, क्या रिक्वायरमेंट है? जो आपने प्रोग्राम बना के कंप्यूटर को दिया वो प्रोग्राम डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके प्रोग्राम को कोई ऐसी यूनिट बीच में हो जो आपके प्रोग्राम को पढ़ के उसे समझ ले और उसके बाद उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। मतलब देयर इज अ नीड ऑफ अ ट्रांसलेटर बिटवीन योर प्रोग्राम एंड द मशीन। मशीन मतलब कंप्यूटर, जो कि आपके प्रोग्राम के कोड को अंडरस्टैंड करे और उसे 01 की फॉर्म में चेंज कर दे। तो सच काइंड ऑफ यूनिट्स और सच काइंड ऑफ codes are placed between the program and the machine, and these kind of codes are called as, these kinds of softwares are called as translators. क्या कहते हैं उनको? ट्रांसलेटर। तो कंपाइलर इज वन ऑफ अ ट्रांसलेटर, जो कि किसी हाई लेवल प्रोग्राम, मतलब कोई सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को 01 की लैंग्वेज में मॉडिफाई करके कंप्यूटर को समझाने का काम करता है। इसी तरह से असेंबलर भी एक ऐसा ही ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर को समझाता है। अभी मैं इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगी, वहां आप लोगों की इनकी क्लैरिटी बन जाएगी। ठीक है बेटा? अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या एग्जांपल हुआ? वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि एक पर्टिकुलर काम को कैरी आउट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है अभी तक आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, इस चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम को ही टारगेट करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर के और मशीन के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के अंदर जितने बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जो मेन कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, उन सब की फंक्शनिंग को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देखिए सबसे पहली चीज क्या है? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द मशीन। यूजर और मशीन के बीच का इंटरफेस है जिसकी हेल्प से यूजर मशीन से कनेक्ट करता है। चलिए दूसरा, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक मैनेजिंग फाइल, प्रोसेस एंड मेमोरी। कंप्यूटर के बेसिक टास्क क्या क्या है? पहला काम, कंप्यूटर का इनपुट प्रॉपर मैनेज हो जाना चाहिए, आउटपुट फंक्शनिंग जो है वो मैनेज होनी चाहिए। कंप्यूटर में एक ही डिवाइस या एक ही यूनिट ऐसी है जो जिसके ऊपर पूरी प्रोसेसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कौन है? प्रोसेसर। वो इफेक्टिवली मैनेज हो जाना चाहिए। कंप्यूटर के पास एक स्टोरेज है ना, जिसे हम अब अगर हम पर्टिकुलरली कहें तो हम मेन मेमोरी की बात करते हैं, जैसे रैम। रैम क्या है? जो कि प्रोसेसर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है और एक टाइम पर आपके कंप्यूटर में जितनी भी चीजें रन हो रही हैं या एग्जीक्यूट हो रही हैं वो सारी रैम में एग्जिस्ट करती हैं। तो हमें बहुत इफेक्टिवली रैम के स्पेस को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम, ज्यादा से ज्यादा डेटा आप रैम में एक बार में रख पाए। अगर अवेलेबल स्पेस रैम में होगा तो आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रैम में एग्जिस्ट करा सकते हैं। ठीक है? तो हमें रैम की स्पेस को इफेक्टिवली मैनेज करना है, क्योंकि जितनी चीजें, जितना डेटा हम रैम में रख पाएंगे उसी के हिसाब से हम अपने प्रोसेसर की स्पीड को मैच कर पाएंगे। ठीक बेटा? तो अब जो सिस्टम के बेसिक टास्क होते हैं, इन्हें अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अलग अलग रिसोर्सेज हैं और उन डिफरेंट रिसोर्सेज को किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने की कोशिश करता है। ठीक है? अब दूसरी चीज क्या हुई? अब इसीलिए इसको कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ मैनेजर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, या ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी कह देते हैं।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है कि हाउ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज द रिसोर्स मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज को ये मैनेज करता है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये कैसे मैनेज करता है। तो उसमें आपको बेसिकली समझाना पड़ेगा कि ये डिफरेंट रिसोर्सेज हैं और इन डिफरेंट रिसोर्सेज को इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम ये कुछ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से ये अलग अलग रिसोर्सेज मैनेज होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग जानते हैं, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया या iOS हो गया, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, चलिए अब कई बार 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने यहाँ सेपरेटली छोटे छोटे पॉइंट्स बना के रखे हैं ताकि एग्जाम में अगर 2 मार्क्स में ये आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली यहां से ये शॉर्ट पॉइंट्स उठा के इजीली लिख सकते हैं। क्या कि ये इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम हार्डवेयर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। इट कैन मैनेज द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विच आर अटैच्ड टू योर कंप्यूटर। इट कैन प्रोवाइड कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब है ऑलवेज permanent. There will be a user interface between the user and the machine with the help of which the user can connect to the machine. Or it can provide the functionality of multitasking. This term we will learn now. Multitasking का मतलब है multiple tasks. आपका कंप्यूटर एक बार में multiple tasks एक साथ कर सकता है और वो चीज फैसिलिटेट कराने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो चलिए, तो अब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि सबसे लोअर लेवल पर कौन है? हार्डवेयर है। सबसे लोअर लेवल पर है आपका हार्डवेयर। फिर हार्डवेयर से कौन इंटरेक्ट करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये यहां पे हम इस कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या एग्जिस्ट करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या एप्लीकेशंस आप कह सकते हैं, है ना। और सबसे ऊपर कौन एग्जिस्ट करता है? यूजर। सबसे ऊपर की जो यूनिट होती है दैट इज यूजर। तो इस तरह से सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर एग्जिस्ट पर कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेस कहां पर होती है पूरे कंप्यूटर में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के जस्ट ऊपर काम करता है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको सीधी सीधी ध्यान रखनी है, इजी चीज है, इजीली याद रख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बहुत डिटेल में पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत डिटेल में ये पूछा भी नहीं जाएगा। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी यहाँ पढ़ना है। अलग से आपके टॉपिक जो सिलेबस है उसमें ये चीज मेंशन नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम एक कीवर्ड मेंशन्ड है, तो उसके लिए ब्रीफ में उसके बारे में कुछ जो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि जब शुरू में कंप्यूटर बने थे, जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स बने थे, कंप्यूटर्स को कोई इनपुट प्रोवाइड किया जाता था, फिर उन इनपुट्स को बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, है ना। उस टाइम पर ये बेसिक आइडिया आया था कि भाई कंप्यूटर जो है इस तरह के इतनी फास्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के पास नहीं थी, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी कम थी। तो उस केस में क्या होता था कि कंप्यूटर में जब आप किसी भी चीज को, कोई जॉब है या कोई प्रोग्राम है या कोई फंक्शनैलिटी है जिसको आप एज परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर को इनपुट देना है। तो हम क्या करते थे, सिमिलर टाइप की जो जॉब्स होती थी, जॉब्स का मतलब है इनपुट्स, एक जैसे काम अगर आपको एक साथ कंप्यूटर से कराने हैं तो आप क्या करते थे, उन सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स को एक साथ एक बैच की फॉर्म में कंबाइन कर देते थे, है ना। अब हम यूजर जो था वो डायरेक्टली, मान लीजिए मुझे कंप्यूटर से काम कराना है, तो मैं डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में एनेबल्ड नहीं हूं। मेरे और कंप्यूटर के बीच में एक ऑपरेटर होता था, मतलब एक ह्यूमन होता था। वो ऑपरेटर, एक इनपुट ट्रे उसके पास होती थी, उस इनपुट ट्रे में एक साथ एक जैसी सिमिलर जॉब्स को वो एक बैच की फॉर्म में कंप्यूटर को एज इनपुट दे देता था, और कंप्यूटर वो पूरा बैच एक साथ रन करता था और फिर धीरे धीरे एक एक करके उनके आउटपुट्स को प्रोड्यूस करता जाता था।
ठीक है, इट वाज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ अर्लियर काइंड ऑफ मशीन्स जहां पर बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग नहीं होती थी। तो वहां से ये जो आइडिया है, ये वहां का आइडिया है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देखिए, देयर इज एन ऑपरेटर विच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग सेम रिक्वायरमेंट्स एंड ग्रुप देम इनटू बैचेस। एक टाइप के काम को एक साथ बैच की फॉर्म में ग्रुप करके इकट्ठा ही एक साथ इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम कंप्यूटर को दे दिया जाता था और वो एक एक करके उनका आउटपुट जनरेट करता था। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो यहाँ देखिए एग्जांपल्स क्या है, पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट्स। एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिसको आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। देखिए, आजकल क्या होता है कि जितनी भी आप शॉप्स पे जाइए, आप शॉपिंग कीजिए, शॉपिंग मॉल्स में जाइए, अलग अलग कॉम्प्लेक्स में जाइए, तो वहां पर एक पॉस मशीन होती है। आप लोगों ने देखा है, पॉस मशीन वो मशीन होती है जिसमें आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, है ना। पहले होती थी ना जिसमें कार्ड स्वाइप करते हैं और कार्ड स्वाइप करने के बाद आपके जो पैसे होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो शॉपकीपर, आजकल तो खैर गूगल पे और पेटीएम से आप कोड स्कैन करते तो पेमेंट हो जाता है, लेकिन पॉस मशीन का एग्जांपल समझिए कि जहां पर आपने कार्ड स्वाइप किया तो जो शॉपकीपर है उसके बैंक में वो अमाउंट चला जाता है ना, लेकिन इमीडिएटली क्रेडिट नहीं होता। होता क्या है कि सुबह से लेके रात तक, सुबह से लेके शाम तक, पूरे दिन में मान लीजिए 50 टाइम्स उस पर्टिकुलर पॉस मशीन पर, पॉस मशीन वो छोटी सी मशीन जिस पे कार्ड स्वाइप करते हैं, उस पर 50 टाइम्स कार्ड स्वाइप हुए हैं। तो 50 टाइप की सिमिलर जॉब्स जो होती हैं वो एक बैच की फॉर्म में इकट्ठी हो जाती हैं और फिर शाम के टाइम पर वो पूरा बैच एग्जीक्यूट होता है। तो वो जो शॉपकीपर है उसके अकाउंट में मान लीजिए इवनिंग में या नेक्स्ट डे वो अमाउंट एक साथ क्रेडिट होता है। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब हुआ कि एक जैसी क्रेडिट वाली, यहां पर क्या हुआ, अमाउंट क्रेडिटिंग की जितनी भी जॉब्स हैं वो एक बैच की फॉर्म में चली जाती हैं। तो बैंकिंग में, पेरोल सिस्टम में स्पेसिफिकली बैचेस का रोल है। ये आप एक एग्जाम्पल की तरह इसको समझ सकते हैं। दूसरा क्या है बेटा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपको एक एक करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। क्या, देखिए, अगर हम अपने कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी की बात कहें तो सपोज ये प्रोसेसर है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर है, इसी के ऊपर है। कंप्यूटर की पूरी प्रोसेसिंग कौन करता है, ये करता है। आपको कंप्यूटर से कोई भी काम कराना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया भाई, कुछ भी एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोसेसर की। अब प्रोसेसर किसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, रैम के। देखिए, ये है आपकी रैम। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है, मल्टी प्रोग्रामिंग को पढ़ने समझने से पहले ये देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऐसी क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जो पहले नहीं थी। ठीक है, सपोज रैम में एक बार में मैंने कोई प्रोग्राम लिया P1, उसको मैंने, भाई ये प्रोग्राम मान लीजिए कहां पड़ा है, हार्ड डिस्क पे है। हमारे पास एक हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क पे एक स्टोर्ड प्रोग्राम है जिसमें इस प्रोग्राम का कोड पड़ा हुआ है ना। मुझे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम उस कोड को खोलते हैं तो वो पहले हार्ड डिस्क के उससे उठ के कहां आता है, रैम में। ये लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कितने लेयर्स पर मेमोरी होती है, प्रोसेसर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन सी मेमोरी होती है ना। तो रैम जो होती है वो प्रोसेसर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। अब मान लीजिए हार्ड डिस्क में कोई प्रोग्राम है, मैंने उस प्रोग्राम को लोड कर दिया रैम में और प्रोसेसर रैम से इस प्रोग्राम को लेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक बात है। अब लेकिन अगर एक प्रोग्राम की मैं बात करूं, सपोज मैंने यहां पर कोई सिंपल सा प्रोग्राम लिखा कि इनपुट या मल्टीपल लाइंस मैंने इसमें लिखी, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन। जब आप प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, अभी मैं डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, ठीक है, धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के थ्रू ही समझेंगे। तो अब मान लीजिए यहां पर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो इनपुट का काम कर रही है, जिससे कि इनपुट लेना है, फिर उसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन है जो कि आउटपुट दे रही है, फिर ऐसा कुछ है। मान लीजिए ये कोई प्रोग्राम है, ये है प्रोग्राम P1 जिसकी मैं बात कर रही हूं। अब देखिए सबसे पहले प्रोसेसर क्या करेगा, एक एक करके वो सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही ये एक इंस्ट्रक्शन आई जिसमें कि प्रोसेसर को इनपुट एक्सेप्ट करना है, अब देखिए अभी तक ये जितने भी इंस्ट्रक्शन थी इनको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। हो सकता है कुछ टाइप की अरिथमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशंस होंगी जो प्रोसेसर डायरेक्टली कर पा रहा था। लेकिन अब इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में प्रोसेसर को जो एसोसिएटेड इनपुट डिवाइस है, सपोज यहां पर कोई इनपुट डिवाइस है या इनपुट है, उसके साथ प्रोसेसर को काम करना है। प्रोसेसर
इस इनपुट डिवाइस से कुछ इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है। जब तक वो इनपुट नहीं मिलेगा तब तक इस इनपुट के ऊपर हमें यहां पर कोई काम करना है। जब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा इसके आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो अब इस केस में प्रोसेसर किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? इनपुट के ऊपर। मान लीजिए इनपुट डिवाइस उस टाइम अवेलेबल नहीं है या इनपुट की स्पीड कम है, तो जब तक इनपुट उसे कुछ वो डेटा उस पर्टिकुलर प्रोसेसर को प्रोवाइड करेगा यहां पर, तब तक तो प्रोसेसर खाली है ना। और हो सकता है यहां पर एक सिंगल इनपुट लिखा है, मल्टीपल डेटा इनपुट करना हो इनपुट डिवाइस को। तो इसका मतलब बेटा देखो, जो प्रोसेसर है और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी है उनकी स्पीड में बहुत ज्यादा मिसमैच है। प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है। तो आप अपने सिस्टम में जो सबसे एफिशिएंट यूनिट है, जिसके ऊपर सारी प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमेशा ये चाहेंगे कि उसका जो टाइम है वो कम से कम वेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा हम उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर लें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है? प्रोसेसर। तो हम चाहते हैं कि उसकी स्पीड को, उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को हम कंप्लीटली 100% एक्सप्लॉइट करें। तो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं? उसके लिए जो आइडिया आता है वो आइडिया है क्या? मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ये कहता है कि अभी तक तो आप एक सिंगल प्रोग्राम की बात कर रहे थे, अब हम क्या कह रहे हैं भाई कि ये सिंगल प्रोग्राम की बात छोड़ दो। सिंगल प्रोग्राम की बजाय अगर मैं ऐसा कुछ हो जाए कि रैम में एक से ज्यादा प्रोग्राम एक बार में हम रख पाए। क्या मतलब हुआ कि मैंने रैम में मान लीजिए P1, P2, P3, P4 4 प्रोग्राम्स हैं जो चारों रेडी टू एग्जीक्यूट हैं। 4 प्रोग्राम हैं जो चारों में से कोई सा भी एक बार में एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी रेजिडेंट इन द रैम एट द सेम टाइम। एक रैम में एक बार में एक से ज्यादा प्रोग्राम अगर एग्जिस्ट करते हैं तो दैट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये फंक्शनैलिटी एनेबल करता है, दैट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका बेनिफिट क्या है देखिए, सपोज ये पर्टिकुलर P1 प्रोग्राम को सीपीयू ने लिया और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। अब इस P1 प्रोग्राम में बीच में कुछ इंटरप्ट आया और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ये प्रोग्राम किसी दूसरे डिवाइस पर डिपेंडेंट है जिसकी स्पीड एज कंपेयर टू सीपीयू कम है। तो अब क्या होगा, सीपीयू बजाय इसके कि ये इस इनपुट का वेट करे या इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने का वेट करे, ये क्या करता है, इस प्रोग्राम को यही होल्ड कर देगा। इसी पॉइंट पर इस प्रोग्राम को होल्ड करेगा, मतलब इसके एग्जीक्यूशन को बीच में रोकेगा। इसको प्रीएम्पशन भी कहते हैं। प्रीएम्पशन मतलब एक एग्जीक्यूशन में चलती हुई चीज को बीच में कुछ समय के लिए रोक देना। ठीक है, इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यही रोक दिया जाएगा। और दूसरा प्रोग्राम मान लीजिए P2, यहां पर भी डिफरेंट शेड्यूलिंग टेक्निक्स आती हैं जो अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। तो मतलब सीपीयू के पास अब एक प्रोग्राम के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि रैम में और भी प्रोग्राम्स हैं जो सीपीयू की रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो सीपीयू इसके बजाय कि वो वेट करे उसी पर्टिकुलर इनपुट पे आने के बजाय, इतनी देर में वो रैम से दूसरा प्रोग्राम उठाएगा और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेगा। तो इससे क्या हुआ, सीपीयू का जो वेटिंग टाइम था वो हमने कंट्रोल करने की कोशिश की। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या कहता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू द रैम सो दैट अगर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई इंटरप्शन आता है या किसी वेट करने की रिक्वायरमेंट है तो प्रोसेसर वेट करने की बजाय दूसरे प्रोग्राम पर स्विच कर जाता है और मीनवाइल उतनी देर में दूसरा प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली रन हो जाता है। इस तरह जितने प्रोग्राम्स भी यहाँ पर रैम में एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में स्विचिंग चलती रहती है, जिससे कि स्विचिंग का मतलब क्या हुआ कि उतनी देर में प्रोसेसर का टाइम वेस्ट नहीं होता और वो कॉन्टिन्यूअसली एग्जीक्यूशन प्रोसेस में बिजी रहता है। तो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग। अब आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वजह से सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो कितना अच्छा इंक्रीज हुआ। तो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज व्हाट, मल्टी प्रोग्रामिंग। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग and such operating systems are called as multi programming operating systems। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए तो क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वन और मोर रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू द मेन मेमोरी टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, तो आजकल जितने भी ऑपरेटिंग, हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, अब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं लेटेस्ट वो सब ऑटोमेटिकली मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स
है। ठीक है, अब ये सारी चीजें जितनी भी इसमें लिखी है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, इनको आप एक बार रीड आउट कर लेंगे। फाइन, चलिए अब देखिए अगला क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग, अब अगली डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जाने से पहले पहले ये समझते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम बने ही क्यों हैं, फायदा क्या है इतने सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का, ऐसा क्या खास कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने बनाए। देखिए सबसे ज्यादा मेन जो हमारा पर्पस है वो क्या है कि ये जो हमारे पास एक यूनिट है ना सीपीयू, ये जो यूनिट है सीपीयू, ये आपके कंप्यूटर की फास्टेस्ट यूनिट है और हमें इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उसको मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करना है, उसका यूटिलाइजेशन हमें मैक्सिमम करना है। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था वो क्या हुआ था, मल्टी प्रोग्रामिंग। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग ने क्या कहा, बेसिक कंसेप्ट है वो कॉन्टेक्स्ट है, वो ये कहता है कि एक से ज्यादा प्रोग्राम रैम में रह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो एक सिंगल प्रोग्राम रैम में होता था, है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब वो जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना वो अलग अलग यूजर्स के भी हो सकते हैं, एक मेन प्रोग्राम ना होके उसके छोटे छोटे पार्ट भी हो सकते हैं, है ना। मतलब मल्टीपल टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कॉन्सेप्ट कहता था कि मल्टीपल प्रोग्राम्स आर रेजिडेंट इन रैम। हम एग्जीक्यूशन की बात नहीं करते थे, हम रैम में एक से ज्यादा प्रोग्राम की एग्जिस्टिंग की बात करते थे। जबकि जब हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो जरूरी नहीं है कि एक बार में एक ही काम करे, आपका कंप्यूटर एक बार में 4 काम भी कर सकता है और इतनी जल्दी जल्दी उन चारों के बीच में स्विच करता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो चारों के चारों एग्जीक्यूशन एक साथ चल रहे हैं। जैसे सीधा सीधा एग्जांपल समझिए, जैसे हमारे पास जो हमारा प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से एक फंक्शनैलिटी उसको प्रोवाइड की गई कि 3 प्रोसेस हैं। जैसे आपने अपने कंप्यूटर में एक वर्ड एप्लीकेशन खोल ली, वर्ड एप्लीकेशन चल रही है, साथ में आपने गूगल क्रोम भी खोला हुआ है जो वेब ब्राउजर है, जहां पर आपने बहुत सारी चीजें आप वेब सर्फिंग कर रहे हैं, आप डिफरेंट वेब पेजेस खोल रहे हैं। फिर आपने अपनी मेल भी खोली हुई है, मान लीजिए आपने जीमेल खोली हुई है अपनी, उस पर आप काम कर रहे हैं। तो आपने ये देखा है कि कंप्यूटर पे हम ये मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ रन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने वर्ड प्रोसेसर खोला या मैं वर्ड डॉक्यूमेंट खोला तो उस केस में पीछे जो वेब ब्राउजर पे जो एक्टिविटीज थी वो बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अगर ईमेल आपने खोली हुई है तो ईमेल आनी बंद हो जाएंगी। मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रन होते हैं। और लेकिन देखिए एग्जीक्यूशन कौन करता है, करता तो प्रोसेसर ही है, लेकिन इनके बीच में स्विचिंग, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए मान लीजिए आपने टाइम डिजाइन कर दिया, तो जो टोटल सीपीयू का टाइम है ना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सीपीयू के पास पूरा 1 घंटा है, तो उस 1 घंटे को मैंने 5-5 मिनट में तीनों के बीच में डिवाइड कर दिया। 5 मिनट तक ये चलेगा, फिर 5 में ये चलेगा, फिर ये चलेगा। तो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम क्वांटम के लिए ये प्रोसेसेस एक एक करके रन करते हैं, जबकि इतनी फास्ट स्विचिंग होती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये कॉन्करेंटली चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। तो ये जो आइडिया है इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब आपने अपने सिस्टम पर मल्टीपल टास्क रन कर रहे हैं और वो एक साथ, उनके जब भी स्विचिंग आप करते हैं तो वो उस अलग अलग टास्क के बीच में स्विचिंग हो जाती है। तो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग। चलिए देखिए क्या लिखा है, मोर देन 1 टास्क आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। A task is a multitasking operating system in not a whole application program। पूरा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टास्क का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा कि मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल टास्क आपका कंप्यूटर एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम पर रन करता है और इस तरह से रन करता है, इतना सीमलेसली वो टास्क के बीच में स्विचिंग होती है कि यूजर को ऐसा लगता है कि ये टास्क एक साथ चल रहे हैं, जबकि वो 1 by 1 एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो दिस आइडिया इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग। तो बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट था और मल्टीटास्किंग उसका एक रियलाइजेशन है कि एक्चुअली अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से एक साथ कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट किए जाते हैं। चलिए अब अगला है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन मैं वही बात कहूंगी कि जो अब हम फिर किस तरफ आ गए, हम क्या कहते हैं कि भाई हमें प्रोसेसर की स्पीड को यूटिलाइज करना है। हमें मेन जो हमारा पर्पस है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझने से पहले पहले मल्टी थ्रेडिंग समझते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब है, चलिए मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझो। देखो बेटा, अभी तक मैंने क्या कहा कि ये है आपका प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर किसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है,
मान लीजिए ये है मेरी रैम, है ना, और ये है प्रोसेस P1, ये है प्रोसेस P2, ये है प्रोसेस P3। ये तीन अलग अलग प्रोसेस हैं जिसमें हम कहते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस है और प्रोसेसर अलग अलग प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग करता रहता है। पहले एक प्रोसेस लेगा, बीच में अगर हॉल्ट करना पड़ा तो दूसरा वाला ले लेगा, इस तरह से स्विचिंग करता है। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या कहती है? मल्टी थ्रेडिंग कहती है कि और अभी तक क्या हो रहा है, मान लीजिए ये वाला प्रोसेस सीपीयू ने लिया और बीच में ये हॉल्ट हो गया, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाता है, दूसरा प्रोसेस हम इसे अलोकेट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के, मान लीजिए कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, तो इसमें जितने रिजल्ट अभी तक आ चुके वो सारे रिजल्ट हमें पहले सेव करके रखने पड़ेंगे। बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से आप इसको समझिए कि अगर P1 एक प्रोग्राम है जो रन हो रहा है, आधा रन हुआ, तो अभी तक आधा रन होने पर जो उसकी स्टेट है वो स्टेट हमें कहीं पर संभाल के रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम इसका बचा हुआ एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये P1 है, इतना ये एग्जीक्यूट हो चुका और इस पॉइंट पर आके ये हॉल्ट हुआ, इतना एग्जीक्यूशन इसका बचा हुआ है। तो अभी तक जितना भी काम हमने किया उसको काम को हमें कहीं सेव करके रखना पड़ेगा। अगर हम इसे सेव नहीं करेंगे तो हमें, और दूसरी चीज हमें ये पता चलना चाहिए कि हमने कहां तक एग्जीक्यूट किया। क्यों? क्योंकि जब हम इस प्रोग्राम पे सीपीयू दोबारा आएगा तो सीपीयू को पता होना चाहिए ना कि उसे कहां से शुरू करना है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब स्विचिंग, सीपीयू की जो स्विचिंग होती है, स्विचिंग का मतलब कि एक प्रोग्राम को हटाना और दूसरे प्रोग्राम को सीपीयू में लेके आना, ये जो स्विचिंग होती है, ये स्विचिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स के बीच में होती है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर को स्टेट सेव करनी पड़ती है, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं जो चेंज हो जाते हैं। अब हम क्या कहते हैं, क्या हम ऐसा कोई आइडिया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें हमें प्रोसेस चेंज करने की जरूरत ना पड़े? हम क्या करें कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम या एक प्रोसेस में ही कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई कर लें जो इंडिपेंडेंट हो। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, सपोज मैंने यहां पर लिखा a इज इक्वल टू 3 + 2 और जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है उसमें मैंने लिखा c इज इक्वल टू a + 3। अब आप मुझे बताइए, अगर ये पहली इंस्ट्रक्शन है और ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है, ये कोई प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बाद भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जब तक ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब ए की वैल्यू जब तक कंप्यूट नहीं होगी, तब तक, क्योंकि वो ए की वैल्यू नेक्स्ट टाइम पर सी की वैल्यू को कैलकुलेट करने में यूज हो रही है। अगर ये ए की वैल्यू पहले कंप्यूट ना हो तो क्या हम सी की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अब ये तो हो गए डिपेंडेंट। अब मैंने क्या समझा, अब मान लीजिए मैंने इस तरह से लिखा, मैंने इस ए को बी बना दिया, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई c इज इक्वल टू बी + 3 लिखा है। अब मुझे बताओ, क्या ये इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो किसी तरह से आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? नहीं। तो अगर इन इंस्ट्रक्शंस के बीच में कहीं पर रुकना है, मान लीजिए यहां पर प्रोसेसर ने कुछ फॉल्ट लिया, तो उस केस में ये जो नीचे वाला प्रोग्राम है और ये जो ऊपर वाला प्रोग्राम है, ये दोनों इंडिपेंडेंट कोड्स हो गए। मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो इसके इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसके लिए, इसके एग्जीक्यूशन के लिए आपको इसको फाइनली कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो प्रोसेस है या हमारा जो प्रोग्राम है, हमें क्या करना है, उसमें से इंडिपेंडेंट यूनिट्स आइडेंटिफाई कर लेनी है, मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो अब थ्रेड क्या हुआ, थ्रेड की अंडरस्टैंडिंग समझिए। थ्रेड क्या कहता है कि भाई एक ही प्रोग्राम में हमने क्या किया, मल्टीपल पार्ट्स, एक ही प्रोग्राम, इस तरह समझिए कि एक ही प्रोग्राम के मल्टीपल इंडिपेंडेंट पार्ट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए और उस लाइट वेट सब प्रोग्राम को, जो उस प्रोग्राम के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उसे हम कह रहे हैं थ्रेड। तो P1 एक प्रोग्राम है जिसमें मान लीजिए मैंने 3 थ्रेड्स बना लिए। अब 3 थ्रेड क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होंगी, कुछ इसके अंदर होंगी, कुछ इसके अंदर होंगी, और वो इंस्ट्रक्शन कैसी है, इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है, कोई थ्रेड दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब हमने क्या किया कि अब भैया ऐसे ही P2 के हमने थ्रेड बना लिए और इसी तरह से हमने P3 के भी थ्रेड बना लिए। तो अब हम क्या कहते हैं, हमने P1 दिया प्रोसेसर को,
मतलब P1 देने का मतलब है कि P1 का कोई थ्रेड प्रोसेसर को मिला। मान लीजिए ये वाला थ्रेड जो है ये प्रोसेसर को मिला। अब इस केस में क्या होगा, अगर देखो मान लीजिए ये थ्रेड प्रोसेसर को मिला और प्रोसेसर ने कहीं ब्लॉकिंग हुई, थ्रेड रन हो रहा है, ये थ्रेड है, दिस इज वन थ्रेड जिसे हम कहते हैं थ्रेड। इसके एग्जीक्यूशन में अगर कहीं पर यहां पर कोई डिस्टरबेंस आई या यहाँ पर प्रोसेसर को कोई तकलीफ हुई, किसी डेटा की रिक्वायरमेंट हुई या प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन में वेटिंग टाइम आने लगा, तो उस केस में क्या करेगा, दूसरा प्रोसेस प्रोसेसर को देने की बजाय इसी प्रोसेस का दूसरा थ्रेड प्रोसेसर को दे दिया जाए। तो प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो बहुत सारी चीजें सेव करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगी। इसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होते हैं, जहां पर हम एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट सबसेक्शन या मल्टीपल इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जो स्विचिंग होती है वो उन्हीं पार्ट्स के बीच में होती है। प्रोग्राम टू प्रोग्राम स्विचिंग होने के बजाय उसके सारे पार्ट्स में स्विचिंग होती है। और जब ये सारे थ्रेड एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, मतलब ये पूरा प्रोसेस पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तब हम दूसरे प्रोग्राम पे जाएंगे और फिर उसमें थ्रेड्स के बीच में स्विचिंग करेंगे। ठीक है बेटा, तो दैट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको कहते हैं मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने क्या किया, प्रोसेसर की जो स्पीड थी उसको और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की आपने कोशिश की। चलिए और देखिए क्या एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए पहले इसको देखने से पहले आप समझिए, मान लीजिए मैंने जीमेल खोली है अपने कंप्यूटर पे, तो आप लोग देखते हैं कि जीमेल में ही दो तरीके से मैंने एक जीमेल एक ईमेल आईडी है मेरी, मैंने उस ईमेल आईडी को खोल लिया ब्राउजर पे जाके गूगल क्रोम में, है ना। अब गूगल क्रोम में मुझे किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना है, तो क्या जरूरी है कि मैंने मेल जहां खोल रखी है मैं दोबारा गूगल क्रोम का जो आइकन है उस आइकन पे डबल क्लिक करूं और दोबारा से गूगल क्रोम की विंडो खुले वहां पर मैं टाइप करूं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि देखिए मैं क्या बात कर रही हूं कि जैसे मैं गूगल क्रोम पे, ये मेरी विंडो है, ये मेरा डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप पे यहाँ पर गूगल क्रोम का आइकन बना हुआ है, इस तरह से गूगल क्रोम का आइकन बना हुआ है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आपका क्रोम खुल के आ गया। मान लीजिए मेरी जीमेल खुल गई है, ठीक है, ये मैंने अपनी जीमेल खोल ली। अब जहां पे जीमेल खुली है ना, वहां पे एक प्लस साइन बना होता है। क्या मतलब है इसका, कि अगर मैं प्लस पे क्लिक कर दूं तो एक और टैब खुल जाता है, उस टैब पर हम जो दूसरी वेबसाइट खोलना चाहें खोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गूगल क्रोम का एक टैब ऐसा है जहां पर हमने जीमेल चलाया हुआ है, और अब अगर मुझे गूगल क्रोम दोबारा चलाना है तो दोबारा से क्लिक करके दोबारा दूसरी विंडो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करने के बजाय मैं इसी के डिफरेंट टैब्स जनरेट कर लूं। एक टैब पर मैंने कुछ और चला लिया, एक और टैब खोला उस पर कुछ और चला दिया, एक और टैब खोला कुछ और चला दिया, और बार बार इन्हीं टैब्स के बीच में हम स्विचिंग करते रहे। तो दिस कंसेप्ट इज मल्टी थ्रेडिंग। हम एक पर्टिकुलर चीज पे बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, है ना। और दूसरा एग्जांपल लीजिए, आपने अपनी जीमेल खोली हुई है और जीमेल पर आप एक साथ सपोज आपने कोई नई मेल कंपोज करनी है, वो आपने खोल ली। आपको आप जो कैलेंडर है उसकी सेटिंग में कहीं मॉडिफाई करना है, वो भी आप कर सकते हैं। आप अपना इनबॉक्स खोल सकते हैं एक साथ। तो एक जीमेल पर, उस जीमेल एप्लीकेशन के अंदर आप मल्टीपल काम पैरेलली कर सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। क्या देखिए यहाँ पर आउटलुक का एग्जांपल दिया हुआ है। आउटलुक भी एक ईमेलिंग सर्विस है। क्या है कि आउटलुक प्रोसेसर के किस तरह से कनेक्ट रहता है कि डिफरेंट थ्रेड्स हैं, और जो इंडिपेंडेंट थ्रेड्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे एक कंपोज मेल कर रहा है, दूसरा मेल को प्रिंट करने का काम कर रहा है, तीसरा कैलेंडर सेटिंग ऑपरेशन कर रहा है, चौथा जो है वो न्यू टास्क को हैंडल कर रहा है। मतलब एक ही एप्लीकेशन के ऊपर मल्टीपल काम, जो स्विचिंग होगी उसी एप्लीकेशन के डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के बीच में स्विचिंग हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंपल था, फिर स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट यूज करता था, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग आ गया। मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी प्लेस्ड इन द रैम एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग में क्या हुआ कि आपका प्रोसेसर, आपका कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। एक टाइम यूनिट दे दिया जाता है, उस टाइम यूनिट के बीच में सब अपना अपना काम करते हैं, और स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि यूजर को ऐसा लगता है कि एक्चुअली एक टाइम पर एक ही काम चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, है ना। फिर उसके बाद कंसेप्ट आया आपका मल्टी थ्रेडिंग में क्या है कि एक ही यूजर के या डिफरेंट यूजर के एक प्रोग्राम अगर है तो उसी प्रोग्राम के डिफरेंट थ्रेड्स के बीच में स्विचिंग हो गई। अब देखिए, तो ये तो हुई आपकी बेसिक मल्टी थ्रेडिंग की कंसेप्ट।
अब मल्टी प्रोसेसर क्या कहता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या कहते हैं कि भाई आप अभी तक हम क्या कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग तक, कि हम एक प्रोसेसर हमारे पास है, उसी प्रोसेसर की स्पीड किस तरह यूटिलाइज की जाए, वो कितनी एफिशिएंटली मैनेज किया जाए, हम उसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मल्टी प्रोसेसिंग क्या कहता है कि भाई काम करने वाले लोग ही ऐड कर लो, आप एक सिस्टम है आपका, उस सिस्टम में आप मल्टीपल प्रोसेसर्स ऐड करें। अगर आप मल्टीपल प्रोसेसर ऐड करेंगे तो टोटल जो थ्रूपुट है सिस्टम का, थ्रूपुट का मतलब नंबर ऑफ प्रोग्राम या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूटेड इन अ यूनिट टाइम जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, है ना। किसी एक एफिशिएंट बंदे को सारा काम कराने के लिए उसको मैनेज करने की बजाय आपने 3 एफिशिएंट लोग लगा लिए और इक्वली उनकी एफिशिएंसी है, आप जो आपके पास काम आया आपने तीनों में डिवाइड कर दिया। तो दैट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है बेटा, तो दिस इज द आइडिया ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद लास्ट आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, जैसे हेल्थ केयर में, मिसाइल सिस्टम में, वेदर फोरकास्टिंग में, जिनके लिए अभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ हुए, जो जिनके लिए जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो बहुत रिजिड है, स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट के अंदर जिन्हें काम करना है। देखिए, रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब स्मॉल, बहुत जल्दी आपको रेस्पॉन्स देना है। आपको वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स की मैं बात करूं तो भाई आज का वेदर अगर फोरकास्ट करना है तो आज का वेदर वो आज ही बताएगा, है ना। अगर हम किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर जैसे आप प्लेन है, प्लेन में फ्लाई करते हुए जो ट्रैफिक है उसकी इंफॉर्मेशन या जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, बाहर की कंडीशंस हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन जो सेंस करता है, जो पायलट हैं उनको ड्राइव करेगा कि आप किस तरह से प्लेन को आगे पीछे फोर्थ, जो करंट जो रियल टाइम कंडीशंस को सेंस करके उसके फर्दर इनपुट्स और आउटपुट्स जनरेट करते हैं, उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाइल सिस्टम्स में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में, रोबोट्स में। अब जैसे रोबोट है, आपने एक रोबोट को ट्रेन कर दिया, अब आपने उसके हाथ में एक हैमर दिया और एक वॉल पे कह दिया कि अब आप इस हैमर को वॉल पे मारते रहिए, लेकिन आपको कितनी बार हैमर आप चाहते हैं कि वॉल पे लगे, तो आपको पहले से मेजर करके बताना पड़ेगा रोबोट को, वरना रोबोट क्या है, वो एक मशीन है, वो एक बार हैमर से अटैक करना स्टार्ट करेगा, करता ही रहेगा, है ना। तो यहाँ क्या मतलब हुआ कि जितना भी काम आप कर रहे हैं वो रियल टाइम में कर रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो रियल टाइम में आएगा। तो दीज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू बी मैनेज्ड वेरी केयरफुली। अब दूसरी चीज क्या है, कितने टाइप के होते हैं ये, हार्ड रियल टाइम होता है और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, जिनका टाइम कंस्ट्रेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मतलब आप अगर उस टाइम कंस्ट्रेंट को बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेकंड टू सेकंड फॉलो ना करें तो वो डिजास्टर सिचुएशन में आ सकता है। जैसे मिसाइल लॉन्च की बात मैं करूं, है ना, तो वो एक एक सेकंड के लिए उसकी कैलकुलेशन होती है, तो वो वाले जो स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स, वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले जहां पर रिक्वायरमेंट होता है, आप चाहते हैं कि एक सेकंड का भी, कुछ माइक्रो सेकंड्स का भी डिले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसे प्लान्ड है उसी टाइम पर हो, तो उन्हें कहेंगे हार्ड रियल टाइम सिस्टम, है ना, नहीं तो एक्सीडेंट्स के चांसेस रहते हैं। फिर सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम किसमें हुए, जिसमें कि जो टाइम कंस्टेंट है रिजिड, लेकिन उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी हार्ड रियल टाइम सिस्टम में होती है। जैसे कि मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स में आप रियल टाइम में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर 1-2 सेकंड बाद भी अल्ट्रासाउंड जनरेट हो जाएगा तो दैट विल नॉट इंपैक्ट टू द लाइफ ऑफ द पेशेंट, है ना। तो इस टाइप, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम में ब्रीफ में किसी भी टाइप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, या 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपसे को दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, आप वो एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या अलग अलग फंक्शंस हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर क्यों कहा जाता है, ये डिफरेंट कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज में देखिए कौन कौन से कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, पहले उनके बारे में समझते हैं। कंप्यूटर रिसोर्सेज, मेन रिसोर्सेज कौन से हैं, पहला प्रोसेसर, रिसोर्स वो जिसकी हेल्प से कंप्यूटर काम करता है ना, जो कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी में उसको हेल्प करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्रोसेसर। क्यों, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन का काम प्रोसेसर का है। दूसरा मेमोरी, आप प्रोसेसर, जैसे हमने कहा एक टाइम पर प्रोसेसर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, तो हम उस मेमोरी स्पेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएंगे, तभी हम प्रोसेसर की कैपेबिलिटी को
ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे। तीसरा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब ये भी हमें पता है कि भाई प्रोसेसर की और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड में तो बहुत मिसमैच होता है, तो क्या कोई हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ऐसा बैलेंस बना सकते हैं कि आईओ डिवाइस और प्रोसेसर एक दो आपस में मिलजुल के ऐसे काम कर ले कि जो प्रोसेसर का टाइम है वो कम से कम वेस्ट हो। इस तरह से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी कोई फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड करेगा तो इसका मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कह सकते हैं कि उसने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज कर लिया। ठीक है, और जो फोर्थ है फाइल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के जिनको कि हमें मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। फाइल्स को क्यों मैनेज करना है? क्योंकि कंप्यूटर में जितना भी आपके डेटा होता है वो फाइल की फॉर्म में होता है। टेक्स्ट हो, चाहे कोई इमेज हो, कोई ऑडियो हो, एनीथिंग, whichever thing is stored in your computer, it is in a form of a file. Different kinds of files can be there. ठीक है बेटा, तो अब एक एक करके हम ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन 4 रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए क्या क्या बेसिक फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले समझेंगे प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है। अब देखिए, प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि सीपीयू को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, किस तरह से प्रोसेसर को मैनेज करने की कोशिश करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ सीपीयू टाइम टू डिफरेंट प्रोसेसेस। जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट था, दिस इज द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन प्रोसेसर मैनेजमेंट, जो भी हमने पढ़ा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को रैम में रख सकते हैं। तो प्रोसेसर अगर एक प्रोग्राम को होल्ड करता है तो वो मीनवाइल दूसरे प्रोग्राम को उठा के वहां से एग्जीक्यूट कर सकता है। फिर अब यहां पर देखिए, असली चीज जो दूसरी है वो हमें क्या समझनी है, हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का क्या मतलब है? देखो, शेड्यूलिंग किसे कहते हैं? देखिए, सपोज दिस इज योर प्रोसेसर, है ना, एंड दिस इज रैम, ये रैम है। अब रैम में अलग अलग प्रोसेस P1, P2, P3, P4 एक साथ पड़े हुए हैं, रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोसेसेस हैं जो हमने एक साथ रैम में रखे हुए। ठीक है बेटा, अब अभी हमने क्या कहा कि रैम में एक से ज्यादा प्रोसेस या प्रोग्राम हमने रखे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। प्रोसेसर अगर एक प्रोग्राम, मान लीजिए प्रोसेसर P1 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, बीच में होल्ड हुआ, तो वो P2, P3, P4 में से कोई प्रोग्राम लेके, मतलब उसका एग्जीक्यूशन का जो टाइम था वो कंटिन्यूड रहेगा, उसका बीच का जो वेटिंग टाइम है उसको रिड्यूस कर दिया हमने। अब ये कैसे पता चलेगा कि इन 4 रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम में कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो प्रोसेसर को नेक्स्ट मिलेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है इस शेड्यूल करने में। द सीक्वेंस जो है कि P1, P2, P3 क्या शेड्यूल होगा, पहले P1 जाएगा, फिर P2 जाएगा, फिर P3 जाएगा, फिर P4, या फिर पहले P1 के बाद P3 जाएगा, फिर P2 जाएगा, फिर P4। मतलब कौन सी वो टेक्निक है, कौन से वो रूल्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि किस प्रोग्राम के बाद अगर स्विचिंग होनी है तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम जाएगा। ठीक बात है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं शेड्यूलिंग। तो जब हम रैम में मल्टीपल प्रोग्राम्स रखते हैं तो बेसिक, जब एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में ये सारी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। यहां पर हम सिर्फ इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो मान लीजिए इसमें पहली टाइप की जो शेड्यूलिंग है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF। ये क्या कहती है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब क्या है? देखिए, मतलब जो सबसे छोटी जॉब है, मतलब जो सबसे छोटा प्रोग्राम है, P1, P2, P3, P4 4 प्रोग्राम में 4 रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम है, इनमें से जो सबसे छोटा है, मतलब जिसको एग्जीक्यूट होने में सबसे कम टाइम लगेगा, वो प्रोसेसर को पहले मिलेगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या कहता है कि जो सबसे छोटा प्रोग्राम है वो प्रोसेसर को सबसे पहले मिल जाएगा, है ना, जिसका काम सबसे कम है वो सबसे पहले काम निपटा के फ्री हो जाएगा। ठीक बात है। अब दूसरे टाइप की क्या है? ये तो हुई आपकी पहले टाइप की शेड्यूलिंग, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन इनका लेना है। दूसरे टाइप की क्या और क्या हो सकती है? FCFS। FCFS क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब इनमें से जो प्रोग्राम पहले आया होगा रैम में वो प्रोग्राम पहले मिल जाएगा प्रोसेसर को। मतलब अपने अराइवल टाइम के ऊपर बेस्ड इनको हम पहले से पहले शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक्स हैं। ये प्रोवाइड कौन करता है? ये फैसिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तीसरा है आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग।
राउंड रॉबिन क्या कहता है कि भाई अभी तक तो तुम ये कह रहे हो, यहां जो हमने कहा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सबसे छोटा प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब प्रोग्राम में अपनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये साइज ऑफ प्रोग्राम, या आप कह सकते हैं कितना सीपीयू टाइम इनको चाहिए, उसके हिसाब से आपने इनको अरेंज कर दिया और एक एक करके दे दिया। एफसीएफएस में आपने क्या किया, जो पहले आया उसे पहले दे दिया, जो बाद में आया उसे बाद में दे दिया, उस हिसाब से सीक्वेंस बनाया कि जो पहले आया था उसे पहले सीपीयू मिल जाए। फिर अब राउंड रॉबिन क्या कहता है, ये कहता है कि भाई किसी बेस पर डिसाइड मत करो, एक टाइम पर मान लो 4 प्रोग्राम है रैम में, तो सबको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दो। कहो क्या कि 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, सपोज 2 यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट्स सबको इक्वली मिल गया, 2 यूनिट का टाइम सबको दे दिया, है ना, कि 2 मिनट तक या 2 यूनिट ऑफ टाइम तक ये प्रोसेसर के पास जाएगा, उन 2 यूनिट के बाद ये चला जाएगा, उन 2 यूनिट के बाद ये, फिर ये, और जब इसका टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दोबारा P1। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या कहता है कि राउंड रॉबिन फैशन में एक एक करके इक्वल टाइम क्वांटम के लिए सारे प्रोसेस सीपीयू को मिलते जाएंगे, और किस फैशन में मिलेंगे कि पहले वाले से 4th वाले तक, फिर 4th वाला जब जितना भी हुआ उसके बाद फिर दोबारा P1 जो प्रोसेस है वहीं से हम दोबारा से रिज्यूम कर लेंगे। ये क्या हुई, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। और चौथे टाइप की शेड्यूलिंग क्या हो सकती है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी बेस्ड, है ना। ये क्या कहती है, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग क्या बोलती है कि भाई अब ये 4 रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स हैं, मुझे क्या पता, हो सकता है कि टाइम इस प्रोग्राम में कम लग रहा हो लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो जितना इंपॉर्टेंट ये हो। भाई एक टाइम पर आपने कंप्यूटर चलाया हुआ है, कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक प्रोग्राम है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, जिसका पहले होना जरूरी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में ये प्रोग्राम तो वेट करता रहेगा। आपने इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम सबको दे दिया, जबकि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी वो भी बीच में वेट कर रहा है। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग क्या कहता है कि जितने भी रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम हैं आप उनको प्रायोरिटीज के हिसाब से पहले से सॉर्ट कर दीजिए, जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेसर को पहले मिलेगा। तो ये कुछ टाइप ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक्स होती हैं। शेड्यूलिंग टेक्निक का मतलब कि वो ऑर्डर डिसाइड करना, जिस ऑर्डर में प्रोग्राम जो होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम रैम में हैं लेकिन किस ऑर्डर में वो सीपीयू को जाएंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। तो दीज काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स आर कॉल्ड एज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की हेल्प से प्रोसेसर को मैनेज करता है। किस तरह से मैनेज करते हैं कि कम से कम प्रोसेसर का टाइम वेस्ट हो और जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो रेडिली एग्जीक्यूट होते रहे। तो दिस इज हाउ, अगर कोई आपसे पूछे कि जस्टिफाई हाउ प्रोसेसर इज मैनेज्ड यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको ये सारी बातें बतानी है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक्स एंड विद द हेल्प ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स रेजिडेंट इन द रैम एट द सेम टाइम, दिस इज हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस योर प्रोसेसर। चलिए अब जो अगला है वो क्या है कि इनपुट आउटपुट या डिवाइसेस को, डिवाइस मैनेजमेंट को आईओ मैनेजमेंट भी कहते हैं। दिस इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट को प्रोसेसर किस तरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह मैनेज करता है। अब जैसे मैनेज करने का मतलब क्या है, पहले तो अंडरस्टैंडिंग ये बननी चाहिए कि मैनेज ही क्यों करना है, इनपुट आउटपुट को मैनेज क्यों करना है। क्योंकि भाई हमें पता है कि प्रोसेसर की स्पीड में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड में बहुत डिफरेंस है ना। तो मैनेज करने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी सेटिंग हम उन दोनों के बीच में बना दें, कुछ ऐसा बैलेंस बना दें कि इनपुट जनरेट करने की स्पीड और आउटपुट जनरेट करने की स्पीड, इन दोनों को प्रोसेसर इस तरह से बैलेंस कर पाए कि प्रोसेसर को इंतजार ना करना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, उसमें पहला कॉन्सेप्ट आपका आता है बफरिंग। बफरिंग क्या कहता है, आईओ डिवाइसेस के लिए बफरिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए सपोज ये है आपका प्रोसेसर, ठीक है बेटा, और हमें पता है कि प्रोसेसर के एक साइड में है आपका इनपुट, जो कि इनपुट डिवाइस जो कि प्रोसेसर को इनपुट प्रोवाइड करेगा, और एक साइड में है आउटपुट डिवाइस, जो कि प्रोसेसर जो भी काम करता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो काम को यूजर को, रिजल्ट को देगा। अब बफरिंग क्या कहता है कि इनपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच में आपने क्या कर दिया, एक बफर लगा दिया, जिसे आपने कहा
इनपुट बफर, ठीक है। ऐसे ही आउटपुट डिवाइस और सीपीयू के बीच में आपने एक दूसरा बफर लगा दिया जिसे आपने कहा आउटपुट बफर। अब इस बफर का बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? ये जब इनपुट डिवाइस के पास, मान लीजिए प्रोसेसर को किसी इनपुट की रिक्वायरमेंट है, तो इनपुट डिवाइस जब भी इनपुट देगा वो डायरेक्टली सीपीयू को ना देके इनपुट को सारा इस बफर में रखना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे इनपुट आएगी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी है, ये जो दोनों बफर्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे इनपुट डेटा को डायरेक्ट कर देगा कहां पर, इनपुट बफर में। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर की जो स्पीड है वो बहुत जल्दी है। अगर प्रोसेसर डायरेक्ट इनपुट डिवाइस से इंटरेक्ट करे तो ये जितनी देर में इनपुट देगी उतनी देर में तो ये एग्जीक्यूट भी कर देगा, फिर ये दोबारा वेट करेगा इनपुट आने का। तो प्रोसेसर क्या चाहता है कि भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम अब ये कहता है कि भाई ऐसा है, अब जितना भी इनपुट आया तुम एक बफर ले लो और इनपुट को एक साथ इकट्ठा कर लो। जब ये बफर भर जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को बता देगा कि भाई अब ये बफर फुल हो चुका है, अब ये बफर पूरा का पूरा आप ले लो और ये जितना भी डेटा आया इस सबको एज इनपुट एक्सेप्ट कर लो। तो प्रोसेसर ने वेट नहीं किया, प्रोसेसर को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनपुट डेटा एक साथ मिल गया, प्रोसेसर ने उसे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया करना। अब जैसे ही ये बफर खाली हुआ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनपुट डिवाइस को कहेगा, भाई पहले इसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या कहा था इनपुट डिवाइस को कि बफर भर गया है अब तुम रुक जाओ। जब ये बफर प्रोसेसर ले, क्योंकि प्रोसेसर तो मल्टीपल काम कर रहा है एक साथ, जैसे ही ये बफर कंज्यूम किया प्रोसेसर ने तो कंज्यूम करते ही बफर खाली हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने खाली बफर होते ही इनपुट डिवाइस को इंटीमेट कर दिया कि अब आपका बफर जो है वो एम्प्टी हो चुका, तो अब आप फर्दर इनपुट का जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हो और फिर धीरे धीरे करके ये बफर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इस तरह तो इनपुट बफर मैनेज होता है। अब आउटपुट लेवल पर क्या होता है, भाई प्रोसेसर एक साथ बहुत सारा डेटा एग्जीक्यूट कर रहा है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब अगर इसके बीच में बफर लगा दें तो प्रोसेसर क्या करेगा, जितने भी आउटपुट्स हैं वो सारे के सारे आउटपुट बफर के अंदर चले जाएंगे और यहां से एक एक करके आउटपुट डिवाइस जो होगी वो एक एक को आउटपुट को जनरेट करती रहेगी। जैसे ही ये आउटपुट बफर कंप्लीट होगा वैसे ही इन दोनों के बीच में बैलेंस बना दिया जाएगा। तो मतलब कुल मिला के इस फंक्शनलिटी का बेनिफिट क्या है कि प्रोसेसर को ना तो इनपुट के लिए वेट करना पड़ेगा और ना ही आउटपुट के लिए वेट करना पड़ेगा। इनकी जो स्पीड मिसमैच है आईओ डिवाइसेस की और प्रोसेसर की जो स्पीड मिसमैच है उसको बैलेंस करने के लिए इनके बीच में बफर्स लगा दिए जाते हैं और बफर्स में डेटा हैंडलिंग हो जाती है। तो ये सारी फंक्शनलिटी कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये चीज, दिस इज ऑल अबाउट बफरिंग, जिसके बारे में अभी हमने बात की। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटेट to perform the management between the IO devices and the processor. Okay? अब देखिए, तो this is your buffering. चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पूलिंग। सेकेंड वन इज स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या कहती है, इसको समझने से पहले नॉर्मली समझो। देखो आपके सिस्टम में कुछ आईओ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो शेयर भी हो सकती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए किसी लैब में मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, मान लीजिए 50 कंप्यूटर्स हैं और 50 कंप्यूटर्स पर एक लाइन प्रिंटर लगा हुआ है जो उस पूरी लाइन से कनेक्टेड है। लाइन का मतलब एक छोटा सा नेटवर्क बना रखा है, उस नेटवर्क पे 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं और उन कंप्यूटर्स के साथ एक प्रिंटर कनेक्टेड है। अब आप अगर कंप्यूटर से किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या डेस्कटॉप सिस्टम पर बैठ के प्रिंट कमांड जनरेट करते हैं, इसी तरह 4 अलग अलग कंप्यूटर्स ने प्रिंट कमांड जनरेट की, तो वो चारों की प्रिंट कमांड कहाँ एग्जीक्यूट होगी, एक ही प्रिंटर से एग्जीक्यूट होगी। लेकिन आपको 4 प्रिंटर को एक साथ आपको कुछ उन्हें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो जितने भी प्रिंट्स आपने जनरेट किए, 4 बंदे अलग अलग बैठे हैं, उनको ये ध्यान नहीं रखना कि अभी किसी ने भी प्रिंट दिया है तो मैं पहले प्रिंट दे दूं या मुझे किस सीक्वेंस में हम प्रिंट जनरेट करें कि प्रिंट आएगा। आपको कुछ नहीं सोचना, आप एक नेटवर्क पे हैं, उस नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ एक प्रिंटर लगा हुआ है, बस आप अपने सिस्टम से अगर आपको कोई प्रिंट निकालना है तो आप एक प्रिंट कमांड दे दीजिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके पास एक फंक्शनलिटी है जिसे हम कहते हैं स्पूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल होता है जिसको कहते हैं स्पूलर मॉड्यूल। वो क्या करता है, जब आप प्रिंट कमांड देते हैं, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट खोला, उसके ऊपर जाके आपने प्रिंट कमांड दिया, तो उस डॉक्यूमेंट की एक इमेज हार्ड डिस्क के ऊपर बन जाती है। स्पूल डिस्क नाम की एक लोकेशन है, एक एरिया है जहां पर एक इमेज, उस डॉक्यूमेंट की इमेज बन जाती है।
और जब उसका प्रिंट निकाला जाता है तो आपके कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंट खुला है वहां से नहीं निकलता, वो जो इमेज बनी है उस इमेज से उसका हार्ड कॉपी में प्रिंट निकल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग। तो आपको ध्यान नहीं रखना, आपने अक्सर देखा होगा, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट खोला, आपने प्रिंट कमांड दी और डॉक्यूमेंट बंद कर दिया, उसके बाद भी उसका प्रिंट निकल जाता है जबकि डॉक्यूमेंट आप बंद कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उस खुले हुए डॉक्यूमेंट से अब उसका प्रिंट नहीं निकल रहा है। प्रिंट कमांड देते ही उसकी एक इमेज हार्ड डिस्क पर बन गई है और जो प्रिंट निकल रहा है वो उस इमेज से निकल रहा है। ठीक है बेटा, तो साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस के लिए इसको कहते हैं स्पूलिंग। दिस इज व्हाट साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, मतलब मल्टीपल प्रिंट्स। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग जगह से आपको प्रिंट निकालना है तो एक साथ आप प्रिंट कमांड देते चले जाइए और जिन जिन का आप प्रिंट कमांड देंगे उन सबकी इमेज डिस्क पे बनती चली जाएगी और एक एक करके सबके प्रिंट निकलते चले जाएंगे। तो क्या होगा, देखिए क्या कहता है कि आप प्रोसेसर पे आप काम कर रहे हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट खोला, वो डॉक्यूमेंट कहां पड़ा है, सेकेंडरी स्टोरेज पे। जैसे ही आपने वो डॉक्यूमेंट खोला और फिर आपने उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कमांड दी, तो प्रिंट कमांड देते ही सेकेंडरी स्टोरेज से उसकी एक इमेज स्पूल डिस्क पर बन जाएगी और उस इमेज से वो जो इमेज होगी उस इमेज को लेके जो प्रिंटर है वो प्रिंट जनरेट कर दे। ठीक है बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पूलिंग। तो ये स्पूलिंग की जो फंक्शनैलिटी है ये किसने प्रोवाइड की? स्पूलर किसका मॉड्यूल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है जो ये प्रोवाइड करता है कि मल्टीपल साइमल्टेनियस, पेरिफेरल का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल कहते हैं कि मल्टीपल डिवाइसेस, या तो इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल यूजर्स अलग अलग कंप्यूटर्स पर हो या एक ही कंप्यूटर पर हो, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का एक साथ प्रिंट निकालना चाहते हो तो वो एक एक करके प्रिंट जनरेट कर देते हैं और वो सीक्वेंशियली एक एक करके निकल आता है। तो ये सारी फंक्शनलिटी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अगर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की बात आए तो आपको क्या क्या बताना है? आपको बफरिंग बताना है और दूसरा आपको स्पूलिंग बताना है। मैंने कोशिश की है कि एक दो टॉपिक्स ऐसे इसमें हो कि वो टॉपिक आप एग्जाम में लिखने लायक आप इजीली इनको कर लें। ठीक है, तो दिस इज हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ योर कंप्यूटर। अब थर्ड क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है। मेमोरी को मैनेज क्यों करना है भाई? मेमोरी मतलब रैम। जब भी हम यहां मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रैम। वी हैव टू यूटिलाइज द रैम एज मच एज पॉसिबल। रैम का जो स्पेस है हम ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर ज्यादा से ज्यादा चीजें हम रैम में डाल सके, उसको इफेक्टिवली यूज कर सके, उसका जो स्पेस है वो वेस्ट ना हो। तो अगर हम ये चीज किसी तरह फैसिलिटेट कर लें तो हम कहेंगे हमने रैम को या मेमोरी को इजीली मैनेज कर लिया। तो ये काम करने के लिए सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग क्या कहता है? देखिए, दो तरह की पार्टीशनिंग होती है, फिक्स्ड पार्टीशनिंग और दिस इज योर फिक्स्ड पार्टीशनिंग और दूसरी है वेरिएबल पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग का क्या मतलब है कि आपकी ये रैम है, ठीक है, इस रैम में आपने पहले से रैम को पहले से पार्टीशन करके आपने रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये 5 KB का स्पेस है, पहले से आपने इसके कुछ या तो इक्वल साइज के पार्टीशन या डिफरेंट साइज के आपने पार्टीशन इसके कर लिए। जैसे सपोज ये 5 KB का स्पेस आपने पार्टीशन कर दिया, ये 6 KB आपने स्पेस पार्टीशन कर दिया, ये 7 KB का स्पेस है ना, ये 3 KB का है और ये 2 KB का है। मतलब मेमोरी को आपने पहले से या तो इक्वल साइज के या अनइक्वल साइज के पार्टीशंस आपने बना के पहले से रखे। अब क्या हुआ कि जब डिफरेंट ये हम रैम की बात कर रहे हैं, दिस इज योर रैम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फंक्शनैलिटी देता है कि आप रैम को पार्टीशन करके रखिए, पहले से ही पार्टीशन करके रख दीजिए। अब वो पार्टीशन सेम साइज के भी हो सकते हैं और डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। तो जैसे ही कोई प्रोग्राम, मान लीजिए कोई P1 प्रोग्राम है जिसको मुझे रैम में स्टोर करना है और इसका जो स्पेस है वो है 5 KB, इसका जो साइज है वो 5 KB, तो हम क्या करेंगे, ये 5 KB देखेंगे और इसमें P1 को स्टोर कर देंगे, है ना। अब वो दूसरा प्रोग्राम आया P2 और उसका जो साइज है वो है 4 KB, तो अब हम देखिए 4 KB का तो कोई पार्टीशन नहीं है, तो अब अलग अलग फिट्स होते हैं। क्या कि वो जो प्रोग्राम है वो या तो 6 KB वाले पार्टीशन में स्टोर हो जाए या 7 KB वाले में। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि 6 KB वाले में चलो 4 KB वाले को डाल देते हैं। ये मान लीजिए मैंने
6 KB वाले में मैंने 4 KB पार्टीशन को डाल दिया। दिस इज योर P2, दिस वाज योर P1 एंड दिस इज योर, इस तरह से आप ले सकते हैं इसको, सपोज दिस इज योर P2। ठीक है बेटा, यहां क्या था, ये यहां मैंने P1 डाला था, दिस पार्टीशन इज P1, दिस इज P2, है ना। अब मान लीजिए मेरे पास 7 KB कोई आया तो मैंने 7 KB वाले में डाल दिया, यहां मैंने 7 KB वाले में डाल दिया। P3 जो है वो है 7 KB, तो मैंने P3 को 7 KB में स्टोर करा दिया, दिस इज योर P3। ऐसे ही कर करके अब यहाँ पर ये जो पार्टीशनिंग स्कीम है इसमें क्या होता है कि जो एक पार्टीशन है, जैसे एक पार्टीशन मैंने बनाया था 5 KB का, एक बनाया था 6 KB का, ये पूरा का पूरा पार्टीशन 6 KB का, ये पूरा पार्टीशन 7 KB का, ये पूरा पार्टीशन 5 KB का। तो उस केस में देखो क्या हुआ, ये बीच में एक पार्टीशन में हम एक ही प्रोग्राम को स्टोर करा सकते हैं, एक पार्टीशन में सिर्फ एक प्रोग्राम स्टोर होगा। अब अगर प्रोग्राम जो आया उसका साइज कम है तो एक पार्टीशन के अंदर जो है वो स्पेस हमारी वेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। किसी एक पार्टीशन के अंदर आपने प्रोग्राम स्टोर करा दिया और जो बची हुई स्पेस है वो फ्रेगमेंट हो जाएगी, आप उस स्पेस में कोई दूसरा प्रोग्राम आप स्टोर नहीं करा सकते। दिस प्रॉब्लम इज कॉज्ड इन फिक्स्ड पार्टीशनिंग स्कीम। इसके लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब दूसरी पार्टीशनिंग स्कीम क्या होती है, आपको बस इनका ओवरव्यू लेना है कि पार्टीशनिंग का क्या मतलब है। दूसरी पार्टीशनिंग क्या है, देखिए अब हम क्या कहते हैं कि अब भैया हम पहले से ही हमने जो रैम ली उसके हमने पार्टीशन बना के नहीं रखे, जैसे जैसे प्रोग्राम आएगा तो रैम का जो अवेलेबल स्पेस होगा उसमें जितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम वो सारे पार्टीशन अलॉट कर देंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए 5 KB का कोई प्रोग्राम आया P1, है ना, तो मैंने सबसे पहले 5 KB का P1 यहां पर डाला, फिर उसके बाद 5 KB है, दिस इज 5 KB। अब मेरे पास 8 KB का कोई आया P2, तो मैंने 8 KB का P2 यहां स्टोर करा दिया, दिस इज 8 KB। फिर मेरे पास आया यहां पर 10 KB, तो 10 KB का मैंने यहां पर P3 स्टोर करा दिया, दिस इज फॉर 10 KB। मतलब पहले से कोई सेट पार्टीशंस नहीं है, जो जो अवेलेबल स्पेस है उसके हिसाब से हम प्रोग्राम्स को स्टोर कराते जा रहे हैं। अब देखो, अब सपोज ये जो P2 प्रोग्राम है, P2 प्रोग्राम एक टाइम पर रैम में एग्जिस्ट करता था। अब हमने बताया कि भाई अब P2 का काम खत्म हो गया, है ना, मान लीजिए रैम में अब P4 आया, तो ये लो P4, मान लीजिए 2 KB का P4 आ गया, ठीक है बेटा। अब P2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, P2 को क्लोज कर दिया गया, तो P2 हार्ड डिस्क पे चला गया। तो जैसे ये हार्ड डिस्क पे गया, ये पूरा का पूरा एरिया फ्री हो गया P2 वाला, है ना। हार्ड डिस्क पे इसके जाते ही ये पूरा एरिया, जब ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो रैम से मान लीजिए हमने ये फ्री कर दिया। कितना KB का स्पेस था, 8 KB का। अब ये जो 2 KB वाला था ये भी फिनिश हो गया, इसका प्रोसेसिंग भी खत्म हो गई, हमने इसको भी हटा दिया यहाँ से, तो ये 2 KB का स्पेस भी फ्री हो गया। तो टोटल अब हमारे पास कितने KB हैं जो मेमोरी में अवेलेबल है, 8 KB और 2 KB, है ना, टोटल 10 KB अवेलेबल है। अब मान लीजिए कोई 10 KB का प्रोग्राम आया जो हमें स्टोर करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 8 KB ऊपर है और 2 KB नीचे है, तो हमारे पास टोटल स्पेस तो 10 KB अवेलेबल है, लेकिन ये टोटल स्पेस तो अलग अलग है, मतलब मेमोरी जो है वो अब भी फ्रेगमेंट हो रही है। इस टाइप के फ्रेगमेंटेशन को कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्यों कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, देखिए दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यहां पर क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती हैं इसमें। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की फ्रेगमेंटेशन होती है। क्यों, इंटरनल तो पहले ही हो गई कि छोटा प्रोग्राम आया आपने पहले स्टोर करा लिया, और अगर मान लीजिए ये प्रोग्राम फ्री हो गए तो फ्री होने के केस में ये पूरा स्पेस डीएलोकेट हो जाएगा, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी हो जाएगी। तो इस तरह से अब ये क्या करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रैम को किस तरह से वो मैनेज करे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोग्राम जो हो वो एक टाइम पर आप रैम में स्टोर कर पाए और आपकी रैम एग्जॉस्ट भी ना हो। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली, जिसमें कि क्या कहते हैं, क्या है ये
क्या नाम है इसका? पार्टीशनिंग। इसको कहते हैं पार्टीशनिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रैम के जो पार्टीशंस है या रैम में किस तरह से आपको प्रोग्राम्स को स्टोर कराना है, इस चीज को वो डिसाइड करे, ठीक है, फैसिलिटेट कराए। चलिए अब देखिए, तो ये पहली वाली जो स्कीम है इसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की। अब दूसरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या कहता है? देखिए, वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का वर्ड का मतलब क्या होता है? कि वर्चुअल वर्ड का मतलब है कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट करता है। रियलिटी में नहीं होता, वर्चुअली होता है। वो मेमोरी जो एक्चुअली एग्जिस्ट ना करके वर्चुअली एग्जिस्ट करे, उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्या मतलब है इसका? कंसेप्ट क्या होता है? चलिए अब पहले इसको देखते हैं, इसको भी देखते हैं। देखिए बेटा, वर्चुअल मेमोरी क्या कहता है? देखिए, एग्जाम में कोई भी चीज आए, आप उसको थ्योरेटिकली बताने के साथ साथ अगर उसे डायग्राम की हेल्प से और कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करते हैं तो आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो वर्चुअल मेमोरी का क्या कंसेप्ट है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा सीपीयू है, ठीक, और यहां है मेरी रैम, ये है मेरी रैम, और ये है मेरी हार्ड डिस्क, जिसे मैंने कहा HDD। अब बेटा, हार्ड डिस्क पर मान लीजिए कोई प्रोग्राम है P, ध्यान से देखना, P प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम की मैं बात कर रही हूं। तो ये P प्रोग्राम काफी बड़ा है, इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अब रैम में मुझे इस P मतलब एक्चुअली है क्या कि वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें अब हम क्या कहते हैं कि प्रोसेसर, अगर मान लीजिए प्रोसेसर को कोई प्रोग्राम है P, ये वाला प्रोग्राम है P, प्रोसेसर को ये एग्जीक्यूट करना है, तो प्रोसेसर जो भी चीज एग्जीक्यूट करता है वो कहां एग्जिस्ट करनी चाहिए? सेकेंडरी मेमोरी से उठ के, यानी हार्ड डिस्क से उठ के पहले उसको रैम में लोड करना पड़ता है, रैम से प्रोसेसर लेता है, वहां से उसका एग्जीक्यूशन होता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई रैम का साइज तो कम है, मान लीजिए ये 2 GB का प्रोग्राम है और रैम का साइज है 1 GB, तो हम क्या 2 GB के प्रोग्राम को रैम में लोड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि रैम में तो पहले से 1 GB में से भी बहुत कम स्पेस हमारे पास होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो और चीजों के लिए यूज हो जाती हैं। रैम में और भी मल्टीपल प्रोग्राम्स और भी मल्टीपल फाइल्स और इनपुट आउटपुट डेटा होता है। तो अब इस केस में हम क्या करें? ऐसी वो फंक्शनैलिटी जो इस P1 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा देगी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो पूरा रैम में आ भी नहीं सकता, वो प्रोग्राम भी प्रोसेसर रन कर देगा। कैसे रन करेगा? देखिए देखिए कैसे। अब प्रोसेसर में, अब जैसे मैंने ये P कहा, तो इस P प्रोग्राम के बहुत सारे पार्ट होंगे। जैसे मान लो ये प्रोग्राम है P1, दूसरा पार्ट है इसका P2, तीसरा पार्ट है P3। तो मान लीजिए, बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस पूरे प्रोग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि इजीली रैम में आ सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब प्रोसेसर कोई प्रोग्राम रन करता है, तो प्रोग्राम भी, पूरे प्रोग्राम को तो वो एक साथ रन करेगा नहीं, पूरे प्रोग्राम की कुछ इंस्ट्रक्शन को रन करेगा। जब वो हो जाएंगी तो फिर नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रन होंगी, जब वो भी हो जाएंगी तो नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रन होंगी। तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या कहता है कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ रैम में लाने की जरूरत नहीं है, पहले सिर्फ इतना वाला पार्ट रैम में लेके आओ, ठीक है, और फिर जब ये काम हो जाए तो फिर दूसरा वाला पार्ट ले आओ। पहले फर्स्ट वाला पार्ट रैम में लाओ, फिर जब हो जाए तो दूसरा वाला पार्ट रैम में लाओ, है ना। और मान लीजिए रैम जो है वो आपकी पूरी फिल हो गई, तो उस केस में आप क्या करेंगे? यहां से एक पार्ट को वापस ले जाएंगे और यहां से दूसरे पार्ट को फिर ले आएंगे। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि स्वैपिंग हो जाती है। स्वैपिंग मतलब जो कोड यहाँ पर, जो डेटा यहाँ पर पड़ा था, उसे वापस हार्ड डिस्क पे लिख दो और हार्ड डिस्क से वो डेटा उठा के वापस रैम में ले आओ। तो इस फंक्शन, मतलब कुल मिला के बात क्या हुई कि सिर्फ उतना ही प्रोग्राम हार्ड डिस्क से रैम में लेके आओ जितना प्रोसेसर एक बार में रन करता है, और अगर रैम में स्पेस नहीं है तो वो उतना कुछ कोड को वापस हार्ड डिस्क पे ले जाओ और हार्ड डिस्क से नई इंस्ट्रक्शंस को रैम में लेके आओ, है ना बेटा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी। तो यूजर को ऐसा लगता है कि इतना बड़ा कोड इजीली प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर पा रहा है, लेकिन जबकि वो किस तरह से करता है, वो पार्ट्स को, एक कुछ जो पूरा प्रोग्राम था उसको पार्ट्स में रैम में लेके आता है, और वो जो पार्ट्स होते हैं वो 1 by 1 CPU के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो दिस होल कंसेप्ट of virtual memory is provided by the operating system, and this is how operating system manages the storage or memory of your computer with the help of partitioning schemes to optimize the total storage of the memory, and with the help of virtual memory so that
bigger programs can also be executed in a smaller RAM. Okay, so this is all about memory management by operating system. चलिए, अब अगला जो रिसोर्स है वो है फाइल. तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को कैसे मैनेज करता है? हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द फाइल्स विच आर स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम. इसको समझते हैं. देखिए बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल होता है जिसे हम कहते हैं फाइल मैनेजर. आप लोग जब अपने मोबाइल फोन्स यूज करते हैं तो उसमें भी ये कंपोनेंट होता है फाइल मैनेजर, है ना. इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखो, फाइल मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है? क्या करता है फाइल मैनेजर? ये एक फाइल एलोकेशन टेबल मेंटेन करता है. एक टेबल मेंटेन करता है जिसे हम कहते हैं फाइल एलोकेशन टेबल. फाइल मैनेजर एक फाइल एलोकेशन टेबल मेंटेन करता है. जितनी भी आपके कंप्यूटर में फाइल्स हैं उन सब फाइल्स के करस्पॉन्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन उस टेबल के अंदर रहती है. जैसे ही कोई फाइल आपने अपने कंप्यूटर में बनाई और स्टोर की, सपोज क्या इंफॉर्मेशन, में एक आधा एग्जांपल आपको देती हूँ. सपोज फाइल नेम, फाइल का नाम, है ना, फाइल का साइज, डेट ऑफ क्रिएशन, और मॉडिफिकेशन, टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन, और टाइप, फाइल का क्या टाइप है, किस टाइप की फाइल है, उसके जो एक्सेस राइट्स क्या क्या हैं, कि कौन कौन से यूजर उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. इस तरह से जितनी भी फाइल्स आपके सिस्टम में होती है, जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं तो वो इस फाइल एलोकेशन टेबल का पार्ट बन जाती है. मतलब फाइल नंबर 1, उस फाइल नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग, सपोज मैं आपसे कहूं कि मैंने कोई टेक्स्ट फाइल बनाई जिसका नाम है ए, तो ए, या डॉक फाइल बनाई, ए डॉट डॉक, ये फाइल का नाम हो गया. फाइल का साइज है 4 KB, तो 4 KB की फाइल है. मान लीजिए मैंने जिस डेट पे बनाई वो डेट लगी हुई है, किस टाइम फाइल को मॉडिफाई किया था, टाइप क्या है, डॉक फाइल है ना, और एक्सेस राइट्स क्या है, रीड ओनली फाइल है. सपोज दिस फाइल इज रीड ओनली, मतलब जब इसको यूजर ने स्टोर किया तो जब भी कोई इसे ओपन करेगा ये रीड ओनली मोड में स्टोर होगी, आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. तो इस तरह से क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सब फाइल्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को वो फाइल एलोकेशन टेबल के अंदर मेंटेन करता है. आपने देखा होगा, आप अपने सिस्टम में सर्च पे जाके मान लीजिए लिख दें, एक वाइल्ड कार्ड क्वेरी दें, एस्ट्रिक डॉट डॉक, आप ये टाइप करें एस्ट्रिक डॉट डॉक, तो इससे क्या होगा, आपके सिस्टम पर जितने भी डॉक्यूमेंटेड फाइल है, मतलब वर्ड के जितने भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल ओपन होके आ जाएंगी, है ना. वो कहाँ से इंफॉर्मेशन होती है, सर्चिंग में और फाइल हैंडलिंग में, फाइल्स को मैनेज करने में. ये जो टेबल है ये वो सारा डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम इस टेबल से लेता है और इसी टेबल में मॉडिफाई करता है और यहीं से वो यूजर को बता दिया जाता है. तो टोटल फाइल्स को जब आप मैनेज करते हैं, फाइल को हैंडल करने में, उनको स्टोर करने में, उनका सारा डेटा एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए ये फाइल मैनेजर का यूज किया जाता है. और फाइल मैनेजर किसका मॉड्यूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो दिस इज हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस फाइल्स इन योर कंप्यूटर. तो यहां से देख सकते हैं, देखिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द फाइल्स, फोल्डर्स एंड डायरेक्टरी सिस्टम्स ऑन द कंप्यूटर. फोल्डर क्या है, फोल्डर वो स्पेस है जिसमें मल्टीपल फाइल्स को हम रख सकते हैं. एनी डेटा ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल. जैसा हमने कहा कि कुछ भी चीज अगर आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करेंगे तो चाहे वो किसी भी टाइप की हो लेकिन होगी वो फाइल ही. आप जैसे इमेज लेते हैं तो वो जेपीजी या पीएनजी फाइल होगी, है ना. आप पीडीएफ फाइल स्टोर कर सकते हैं, आप डॉक्स फाइल, आप टेक्स्ट फाइल स्टोर कर सकते हैं, मीडिया फाइल हो सकती है, वीडियो है तो एमपैग जेपेग फाइल हो सकती है, या जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, दैट इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ फाइल ओनली. सो दीज फाइल हैज टू बी एफिशिएंटली मैनेज्ड. और उसके लिए कौन का यूज होता है, फाइल एलोकेशन टेबल, जिसके अंदर फाइल्स के रिगार्डिंग सारी एंट्रीज होती हैं. तो दिस ये इसका हल्का सा ओवरव्यू, यहां से अगर आप इसको समझ पाएंगे तो फिर आप इस चीज को बहुत इजीली एग्जाम में, अगर आपकी ये चीज आती है तो आप इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम और जस्टिफाई हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस योर कंप्यूटर्स रिसोर्सेज. ठीक है बेटा. तो अब दीज आर सम AKTU PYQs जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पूछे जा चुके हैं. जैसे
फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने आपको बताया 2020-23 में ये क्वेश्चन आया है कि वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन कीजिए। डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स कंटेंट। ओके, तो इनको आप बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। ये जो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप हमेशा कोशिश कीजिएगा टेक्स्ट के साथ जितने भी डायग्राम्स मैंने ये बीच में बनाए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे आप आइडिया ले सकते हैं कि आप एग्जाम में इन चीजों को इफेक्टिवली कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे आपकी मार्किंग जो होगी, एग्जाम में जो मार्क्स मिलते हैं, उस पर बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, थ्योरी के साथ साथ आप डायग्राम्स की हेल्प से अगर इनको एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी जो मार्क्स होंगे वो अच्छे मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्गोरिथम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एल्गोरिथम हम कैसे डिजाइन करते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब का ओवरव्यू लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीक्वेंशियली सारे एक एक करके आप बेटा लेक्चर देखते रहिए।